बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे सब शेल्स के बारे में और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का नज़रिया क्या है और मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे की जाती है, तो तफसीलन इस बात को समझेंगे। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। सब शेल्स जैसे एक एटम के न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ एनर्जी लेवल हैं जिनको हम शेल का नाम देते हैं। इसी तरह से अगर हम उन शेल्स की तरतीब को मद्देनज़र रखें, उनकी एनर्जी को मद्देनज़र रखें, तो एक शेल की मुख्तलिफ जगह के ऊपर एनर्जी एक मुख्तलिफ हो सकती है, जो हमें इस नज़रिए की तरफ लेके जाती है कि एक शेल खुद कुछ सब एनर्जी लेवल के मिलने से बना हुआ है। तो एक शेल के अंदर पाए जाने वाले ये जो मुख्तलिफ सब एनर्जी लेवल हैं, इनको क्या बोला जाता है? सब शेल का नाम दिया जाता है। तो बुनियादी तौर पर सब शेल का जो नज़रिया है वो समरफेल्ड ने 1915 के अंदर पेश किया था। समरफेल्ड का ये कहना था कि किसी भी शेल के अंदर, हमने तो पढ़ा कि शेल की जो शक्ल है वो किस तरह की होती है, सर्कुलर। लेकिन उसने कहा, समरफेल्ड ने कहा कि एक शेल जो एक ख़ास किस्म का एनर्जी लेवल है, सर्कुलर होने के साथ साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेज़वी शक्ल रखते हैं, और इस तरह से समरफेल्ड ने सब शेल की बुनियाद डाली। तो समरफेल्ड का कहना यह था, हमने बात की हुई है बोहर एटॉमिक मॉडल तक, ये मैं आपको कुछ मज़ीद बातें बता रहा हूँ इस हवाले से। बोहर मॉडल के मुताबिक आपने तो ये बात सीखी कि एक एटम के न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर रास्ते होते हैं जिनको शेल्स बोला जाता है। लेकिन उसके बाद फिर 1915 के अंदर समरफेल्ड ने भी ये कहा था कि असल में इन एनर्जी लेवल्स के अंदर कुछ बेज़वी शक्ल के भी एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं, जिनको क्या नाम दिया जाता है? सब शेल का नाम दिया जाता है। खैर, इसकी तरतीब हमारे बुक के अंदर तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसका नज़रिया थोड़ा सा बयान कर दिया कि सब शेल जो है वो कहाँ से आए हैं। तो सब शेल मैंने क्या कहा, इनकी तारीफ किस तरह से की जा सकती है कि किसी भी शेल के अंदर पाए जाने वाले किसी भी शेल के अंदर पाए जाने वाले सब एनर्जी लेवल्स सब शेल्स कहलाते हैं। हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक शेल एक या इससे ज़्यादा सब शेल पर मुश्तमिल होता है। दोनों तरह से इसकी तारीफ की जा सकती है सब शेल की। हमने पढ़ा था कि एटम के न्यूक्लियस के गिर्द शेल के एक एनर्जी लेवल, जिसकी एक ख़ास एनर्जी होगी, न्यूक्लियस से ख़ास फासला होगा, जहाँ पर रहते हुए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करेगा। आसान अल्फाजों में हमने ये बात की थी कि एक शेल इलेक्ट्रॉन का घर है, लेकिन एक शेल की एनर्जी मुख्तलिफ होती है, जो हमें इस बात की तरफ लेकर जाती है कि एक शेल के अंदर मज़ीद सब एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं। वो सब एनर्जी लेवल सब शेल कहलाते हैं। तो एक शेल एक या इससे ज़्यादा सब शेल्स पर मुश्तमिल होता है। ये सब शेल की तारीफ है। अगर मैं मज़ीद इससे बात करूं कि सब शेल्स को ज़ाहिर किससे करते हैं, तो सब शेल्स को S P D और F से ज़ाहिर करते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 4 ही सब शेल्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो SPDF ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सब शेल्स हैं। अभी तक जितने एलिमेंट्स को दरियाफ्त किया जा चुका है, उन तमाम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन
सिर्फ इन्हीं सब शेल के अंदर मुकम्मल हो जाती है। लिहाजा इससे आगे वाले सब शेल्स की अभी तक हमें ज़रूरत पेश नहीं आई कि उनको भी यहाँ पे लिखा जाए, ज़ाहिर किया जाए। अगर मुस्तकबिल के अंदर ऐसे एलिमेंट्स को भी दरियाफ्त कर लिया गया जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो इन सब शेल्स की मदद से ज़ाहिर नहीं हो पा रहे, तो फिर उनको ज़ाहिर करने के लिए, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने के लिए हम मज़ीद सब शेल को इससे आगे लेकर चलेंगे। तो SPDFGAH ये मुख्तलिफ सब शेल्स हैं, लेकिन हमारी ज़्यादातर बात इन्हीं 4 सब शेल्स के ऊपर ख़त्म हो जाती है। तो सब शेल्स को हम अंग्रेज़ी के इन हरूफ से ज़ाहिर करते हैं, S से, P से, D से, F से। अगर मैं इन सब शेल्स की खसूसियात की बात करूं, तो चूँकि मैंने कहा कि हर शेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, सब शेल्स पाए जाते हैं। हर शेल के अंदर एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हर शेल के अंदर ये मौजूद होंगे। तो हमने शेल की तकसीम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ी है, और उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले नंबर पे कि पहला शेल कौन सा है। पहला शेल हमने पढ़ा के शेल। अगर मैं के शेल की तकसीम के लिहाज से बात करूं, तो के शेल सिर्फ एक सब शेल पर मुश्तमिल है, और वो सब शेल कौन सा है, एस। दूसरे नंबर पर दूसरा शेल, दूसरे शेल को हमने क्या नाम दिया था, दूसरे शेल को नाम दिया था एल शेल का। और एल शेल हम यहाँ पर देखेंगे कि एल शेल 2 सब शेल्स पर मुश्तमिल है। वो 2 सब शेल कौन कौन से हैं, एस और पी। तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे तीसरा शेल, तीसरा शेल है एम शेल। और एम शेल 3 सब शेल्स पर मुश्तमिल है। अगर हम किसी भी आंसर की, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद करना चाहते हैं, तो हमें शेल के बारे में पता होना चाहिए, उसकी खसूसियात के बारे में पता होना चाहिए, सब शेल और इसकी खसूसियात का पता होना चाहिए, तभी हम किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के काबिल हो सकते हैं। तो 3 सब शेल पर मुश्तमिल है, और ये जो 3 सब शेल्स हैं, ये कौन कौन से हैं, एस, पी और डी। चौथे नंबर पे चौथा शेल। अगर चौथे शेल की बात करें, तो हमने पढ़ा कि चौथा शेल एन शेल कहलाता है। चौथे शेल को एन शेल कहा जाता है। और एन शेल ये 4 सब शेल्स पर मुश्तमिल होता है। वो 4 सब शेल कौन कौन से हैं, एस, पी, डी और एफ। ये वो 4 सब शेल्स हैं जिनके मिलने से चौथा यानी कि एन शेल बनता है। तो ये चारों बातें आपने याद रखनी है, चूँकि हमारी ज़्यादातर बात इन्हीं 4 शेल्स तक रहती है और इनके अंदर पाए जाने वाले इन सब शेल्स तक रहती है, लिहाजा हम इन्हीं 4 को मज़ीद तफसील के अंदर लिखेंगे। अगर मैं सब शेल्स की इन खसूसियात और इनकी ये जो तरतीब है, इनको एक टेबल की शक्ल में ज़ाहिर करूँ, तो मैं लिखूँगा एन की वैल्यू कितनी होगी, तो उससे मुराद कौन सा शेल होगा और उसमें कौन कौन सा
सब शेल होगा। तीन बातें। एन की वैल्यू, एन क्या है? ये शेल नंबर को जाहिर करता है। अगर किसी शेल के लिए एन की वैल्यू है 1 तो इसका मतलब पहला शेल, और पहले शेल का नाम क्या है? के। और अभी हमने पढ़ा कि पहले शेल के अंदर सब शेल कितने होते हैं? एक ही सब शेल, और कौन सा? एस, सिर्फ एस सब शेल। दूसरे नंबर पर अगर किसी शेल के लिए एन की वैल्यू है 2 तो इससे मुराद कौन सा शेल होगा? दूसरा शेल। और दूसरा शेल कौन सा होता है? एल। और इस शेल के अंदर सब शेल्स की तादाद कितनी है? 2। कौन कौन सा? एस और पी। अगर किसी शेल के लिए एन की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब कि तीसरा शेल है, और तीसरा शेल कौन सा होता है? एम शेल। और एम शेल के अंदर 3 सब शेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से 3? अभी पढ़ा, एस, पी और डी। अगर किसी शेल के लिए एन की वैल्यू है 4 तो इसका मतलब चौथा शेल, और चौथा शेल कौन सा है? एन। और चौथे शेल के अंदर सब शेल्स की तादाद कितनी होती है? 4, एस, पी, डी और एफ। तो किस शेल के अंदर कितने सब शेल्स होंगे, ये हम उस शेल के नंबर से भी इस बात को याद रख सकते हैं। एन की वैल्यू से भी इस बात को याद रखा जा सकता है। अगर किसी शेल के लिए एन की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब उस शेल में 3 सब शेल होंगे। अगर 4 है तो इसका मतलब उस शेल के अंदर 4 सब शेल होंगे। तो ये एक आसान सा तरीका है इस बात को याद रखने का कि कौन से शेल के अंदर कितने सब शेल्स मौजूद होंगे। तो सादा सी और आसान सी बात ये है कि आपको शेल का शेल नंबर यानी कि उसकी एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, और एन की वैल्यू से आपको ये पता चल जाएगा कि उस शेल के अंदर कितने सब शेल्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे ये हमने जो टेबल पढ़ा इसमें 3 चीज़ें थी, ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है कि कैसे एन की वैल्यू से हम बता सकते हैं कि एक शेल के अंदर कौन कौन से सब शेल पाए जाते हैं, और कौन सी एन की वैल्यू कौन से शेल के नंबर को जाहिर करती है, उस शेल का नाम क्या होगा। एन की वैल्यू से हम इस बात को याद रख सकते हैं। तो ये टेबल आपने लाजमी याद रखना है। इस टेबल को याद कर लें, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के काबिल होंगे और आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझ भी सकते हैं। तो अब बताता चलूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या। असल में शेल और सब शेल का नज़रिया पढ़ने का जो हमारा बुनियादी मकसद था वो ये था कि हम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने से हमें क्या फ़ायदा है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने से हमें एलिमेंट्स की खसूसियात का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तारीफ़ करते हैं, फिर इसके बाद मज़ीद इससे आगे चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? हम जानते हैं कि अब एटम के न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स मौजूद हैं, और उन शेल्स के अंदर सब एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं जिनको सब शेल बोला जाता है, और उसकी हम तरतीब देख चुके हैं कि वो कौन कौन से सब शेल मौजूद हैं। एक बात यहाँ पे सब शेल के हवाले से और है, जैसे हमने शेल के अंदर पढ़ा कि अगर के शेल है तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 18 और एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह से इन सब शेल्स के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये भी हमें मालूम होने चाहिए, फिर हम जाकर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी एलिमेंट की करने के काबिल होंगे। एक पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि शेल कितने हैं, सब शेल उसके कौन कौन से हैं, शेल में कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, और सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और जिस एटम की कन्फिग्रेशन करना चाहते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। ये सारी बातें अगर हमें पता हो तो फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी एलिमेंट की कर सकते हैं। इन सारी बातों को तफसील के साथ समझते भी हैं, लेकिन इससे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम कुछ इस तरह से इसकी तारीफ लिख सकते हैं कि एक एटम में न्यूक्लियस के गिर्द बढ़ती हुई शेल्स और सब शेल्स की
एनर्जी के लिहाज से इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर करना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? एक एटम में न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स और सब शेल्स की बढ़ती हुई एनर्जी के लिहाज से इलेक्ट्रॉन्स की जो तरतीब होगी उसका इजहार, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कि एक एटम में न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन कहाँ तक फैले हुए हैं, कहाँ तक मौजूद हैं, मतलब किस शेल के कौन से सब शेल तक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है किसी एटम के अंदर, तो इसकी तरतीब को जाहिर करना ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब भी हम किसी एटम की एलिमेंट की करते हैं, किसी भी आंसर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के लिए हमें एक असूल को मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो उस असूल को असल में अफबा प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। मैं पहले आपको बताता चलूँ कि ये असूल है क्या। ये असूल हमें बताता है कि जब भी हमने इलेक्ट्रॉन्स को एटम के न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल्स के अंदर जाहिर करना है, तो जिस सब शेल की या जिस एनर्जी लेवल की एनर्जी सबसे थोड़ी होगी, इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले उसके अंदर जाहिर किया जाएगा, और फिर जैसे जैसे मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को उन मुख्तलिफ एनर्जी लेवल के अंदर जाहिर किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को शेल्स या सब शेल्स की बढ़ती हुई एनर्जी के लिहाज से जाहिर करना, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहलाता है। इस प्रिंसिपल, इस असूल को हम क्या नाम देते हैं? अफबा प्रिंसिपल का नाम देते हैं। तो कुछ तालिब इल्म का अक्सर ये ख्याल होता है कि ये जो अफबा है ये किसी साइंसदान का नाम है। तो असल में अफबा एक साइंसदान का नाम नहीं है, ये एक जर्मन ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है बनाना किसी चीज़ को। तो हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की एक तरतीब बना रहे हैं, और वह तरतीब कैसे बना रहे हैं? थोड़े एनर्जी लेवल से बढ़ते हुए एनर्जी लेवल के लिहाज से इलेक्ट्रॉन की तरतीब न्यूक्लियस के गिर्द बनाते जा रहे हैं। तो इस वजह से, इस मुनासबत से इस असूल को क्या नाम दिया जाता है? अफबा प्रिंसिपल का नाम दिया जाता है। तो खैर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का असूल, मुख्तलिफ अनासर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का असूल। किस असूल के तहत इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब को जाहिर किया जाएगा एटम के न्यूक्लियस के गिर्द? तो इलेक्ट्रॉन्स की मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल्स में बढ़ती हुई एनर्जी के लिहाज से तरतीब एक असूल के मुताबिक की जाती है, जो कि अफबा प्रिंसिपल कहलाता है। अब ये असूल है क्या? अफबा प्रिंसिपल ये है क्या असल में? इस प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा न्यूक्लियस के गिर्द
बढ़ती हुई एनर्जी के लिहाज से ही तरतीब दिया जाएगा। ये है अफ़बा प्रिंसिपल। ये असूल आपने याद रखना है। इस असूल को हम ज़ाहिर कैसे करते हैं, मैं अगर डायग्राम की मदद से आपके सामने बनाता चलूँ तो यहाँ मैं n की मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ लिखता हूँ। मसलन n की वैल्यू 1, इसका मतलब k शेल, अगर ये वैल्यू 2 l शेल, ये वैल्यू 3 तो m शेल, ये वैल्यू 4 तो n शेल। तो एक जानिब मैं शेल्स की मुख्तलिफ वैल्यूज़ को ज़ाहिर कर रहा हूँ और दूसरी जानिब मैं सब शेल्स की तरतीब को ज़ाहिर करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस कॉलम के अंदर शेल्स की तरतीब को ज़ाहिर कर दिया है और इस रो के अंदर, इस उफ़क़ी कतार के अंदर मैं सब शेल की तरतीब को ज़ाहिर करता हूँ। जैसे पहले शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे, सिर्फ एक, पीछे भी पढ़ के आए हैं, और वो एक सब शेल कौन सा होगा, एस सब शेल। तो मैं एस सब शेल को मैं यहाँ दायरे की मदद से ज़ाहिर कर देता हूँ ताकि इस बात को, इस असूल को समझना हमारे लिए आसान हो। तो ये पहला शेल कौन सा है जी, एस। पहला शेल के, उसके अंदर एक ही सब शेल और वो कौन सा, एस। दूसरा शेल एल शेल, इसके अंदर कितने सब शेल होते हैं, 2 सब शेल। कौन कौन से, एस और पी। मैं सारे सब शेल को दायरों की मदद से ज़ाहिर कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ गया दूसरे शेल के अंदर एक एस और दूसरा पी। तो यहाँ पे मैं ऊपर ज़ाहिर कर लेता हूँ कि यहाँ पे ये जो पहला कॉलम है ये एस के लिए, ये दूसरा कॉलम पी के लिए, तीसरा कॉलम जो बनेगा वो डी के लिए बनेगा, या चौथा जो बनेगा वो एफ़ के लिए बनेगा। तो चूँकि पहले शेल के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल, दूसरे के अंदर 2 सब शेल, एक एस और एक पी, तीसरे के अंदर 3 सब शेल, 3 कौन कौन से, एक एस, एक पी और एक डी। इसी तरह चौथे के अंदर 4 सब शेल, कौन कौन से, एस, पी, डी और चौथा एफ़। तो मैं यहाँ पे एफ़ को भी लिख लेता हूँ। तो एक जानिब मैंने क्या किया है, एक तरफ मैंने शेल की तरतीब को ज़ाहिर कर दिया और दूसरी जानिब मैंने उस शेल के अंदर पाए जाने वाले सब शेल की तरतीब को ज़ाहिर कर दिया। तो ये असूल हमें बताता है हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ एरो की मदद से, मतलब तीर की मदद से तीर गुजारते हैं इन सब शेल्स में से, पहले से शुरू हो जाते हैं और नीचे जाते जाते इनमें से तीर गुजारते हैं। तो तीर जिस सब शेल में से पहले गुजरेगा वो हमें इस बात की तरफ इशारा करेगा कि इस सब शेल की एनर्जी सबसे कम है, लिहाजा किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले उसी सब शेल के अंदर जाएगा। जैसे कि जब मैं यहाँ से गुजारता हूँ एक तीर, सबसे पहले नंबर से शुरू करते हुए, तो सबसे पहला जो तीर है वो गुजरेगा कहाँ से, एस में से। और ये एस जो है वो कौन से शेल का है, पहले वाले शेल का। तो पहले वाले शेल का होने की वजह से मैं इसको कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, एक और आगे एस लिख लिया। मतलब कि किसी भी एटम का जो सबसे थोड़ी एनर्जी वाला एनर्जी लेवल है वो 1s है। तो किसी भी एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले नंबर पर मौजूद होगा तो वो इसी एनर्जी लेवल के अंदर मौजूद होगा, जिसको मैं 1s लिखूंगा। 1 से मुराद यहाँ पे, 1 से मुराद यहाँ पे क्या होगा, पहला शेल, और वो पहला शेल कौन सा होगा, के। तो मैं शेल को KLMN से ज़ाहिर करने की बजाय गिनती से ज़ाहिर करूँगा, उसकी n की वैल्यू की मदद से ज़ाहिर करूँगा। तो K के लिए मैं 1 लिखूँगा, L के लिए 2 लिखूँगा, M के लिए 3 और N के लिए 4 लिखा जाएगा। तो पहला जब तीर गुजारते हैं तो वो S में से गुजरता है, और वो S कौन से वाले शेल का होता है, पहले वाले शेल का। तो इसका मतलब 1s 1s ये सबसे थोड़ा एनर्जी लेवल है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले दाखिल होंगे किसी भी एटम के अंदर। दूसरे नंबर पर मैं फिर जब तीर गुजारता हूँ, अब दोबारा तीर किस में से गुजर रहा है, एस में से गुजर रहा है। लेकिन अब आप गौर करें कि ये वाला जो एस है ये कौन से शेल से ताल्लुक़ रखता है, दूसरे शेल से। इसका मतलब जब 1s ये मुकम्मल तौर पर भर जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, जब ये मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन्स की मदद से भर जाएगा तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन अगर मज़ीद होंगे उस एटम के अंदर तो फिर वो किस में दाखिल होंगे, 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। फिर मैं एक तीर गुजारता हूँ, अब इसकी ज़रा तरतीब देखें। इसकी तरतीब के मुताबिक अब ये जब मैंने तीर गुजारा है तो वो पहले पी में से गुजरा है, पी में से गुजरने के बाद फिर कहाँ से गुजरा है, एस में से गुजरा। तो पहले कहाँ से गुजरा है, पी से। इसका मतलब इसकी एनर्जी कम है। और ये पी कौन से शेल का है, अगर इधर से देखें तो ये दूसरे शेल का
पी सब शेल है। तो इसका मतलब जब 2s ये भी भर जाएगा इलेक्ट्रॉन की मदद से, तो फिर अगला इलेक्ट्रॉन किसके अंदर दाखिल होगा, पी के अंदर, और वो पी कौन से वाले शेल का होगा, दूसरे वाले शेल का। तो मैं इसको लिखूंगा 2p। ये मैं मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स की, शेल और सब शेल की बढ़ती हुई एनर्जी के लिहाज से उसकी तरतीब बना रहा हूँ। उसके बाद ये तीर पी में से गुजरते गुजरते फिर किस में से गुजरा, एस में से गुजरा, और ये एस कौन से शेल से ताल्लुक़ रखता था, तीसरे से। इसका मतलब 3s। तो जब 2p ये भी इलेक्ट्रॉन से भर जाएगा और अभी एटम के अंदर मज़ीद इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद हुए तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चला जाएगा, 3s के अंदर दाखिल हो जाएगा। मज़ीद एक और तीर गुजारता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए इस बात की। फिर ये तीर गुजरेगा ऐसे। अगर आप इसको देखें तो यहाँ भी ये तीर पहले कहाँ से गुजरा है, पी में से। पहले सब शेल देख लें, कौन सा था, पी, और अब इसका शेल नंबर देख लें, ये कौन सा था, 3। इसका मतलब कि अब इलेक्ट्रॉन जब 3s के अंदर भर जाएंगे, जितने भी आ सकते हैं उतने मुकम्मल हो जाएंगे, तो 3s के बाद इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना चाहिए, इस असूल के मुताबिक जाना चाहिए p में, और कौन से p में, 3p के अंदर इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए। तो अब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3p के अंदर। अब अगर इस तीर की तरतीब को देखें तो ये 3p में से गुजरने के बाद आगे कहाँ से गुजरा है, s में से गुजरा है, और वो s कौन से शेल का है, चौथे शेल का है। इसका मतलब 3p जब मुकम्मल तौर पर भर जाएगा तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, चौथे शेल के पहले s सब शेल को मुकम्मल तौर पर भरेगा। तो ये मैं एनर्जी के लिहाज से इन शेल्स की क्या बना रहा हूँ, तरतीब बना रहा हूँ। इससे इस तरतीब से ये इसी तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी। आप ये तीर गुजार गुजार कर देखते चले जाएंगे और उनकी तरतीब बनाते चले जाएंगे। जिसमें से तीर पहले गुजर रहा है वो इस बात की तरफ इशारा है कि उसकी एनर्जी सबसे कम है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसके अंदर दाखिल होंगे। तो आपने अगर एनर्जी के लिहाज से इनकी तरतीब को ज़ाहिर करना हो तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो 1s है, 1s इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो एनर्जी के लिहाज से मैं इसको इस तरह से जाहिर कर देता हूँ कि इसकी एनर्जी सबसे कम है, और इससे ज़्यादा एनर्जी 2s की, इससे ज़्यादा एनर्जी 2p की, इससे ज़्यादा एनर्जी 3s की, इससे ज़्यादा एनर्जी 3p की, और इससे ज़्यादा एनर्जी 4s की, और ये इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे तीर गुजारते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके पास एनर्जी, बढ़ती हुई एनर्जी लेवल के लिहाज से इनकी तरतीब भी बनती चली जाएगी। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को एटम के न्यूक्लियस के गिर्द जाहिर करते हैं ना, तो मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल्स के अंदर तो ये तरतीब बना लेते हैं। इस तरतीब के मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर करना शुरू कर देते हैं। आपने शेल वाले लेक्चर में इस बात को तो तफसीली समझ लिया कि के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल के अंदर, एम के अंदर, एन के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन एक बात और ज़हन में रखें कि हमें जब तक ये नहीं पता होगा कि सब शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तब तक हम हमारे पास इस लाइन का भी कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरतीब का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हमें जब पता ही नहीं है कि सब शेल्स के अंदर कितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो लिहाजा हमें ना सिर्फ ये पता हो कि शेल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते, बल्कि हमें ये भी पता हो कि सब शेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। तो अभी हमने 4 सब शेल्स की बात की है। वो 4 सब शेल्स कौन कौन से थे? एक हमने पढ़ा उसमें एस सब शेल, एक हमने पढ़ा पी, एक हमने पढ़ा डी, और एक हमने पढ़ा एफ। 4 सब शेल पढ़े। अगर इनके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन की तरतीब आपको बताऊं तो एस के अंदर ज़्यादा, ये आपने याद रखनी है, एस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को मैं ई के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाकर जाहिर कर रहा हूँ, समझना आसान हो जाएगा। एस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह पी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एफ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर आप इन तमाम सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद को मद्देनज़र रखें ना, तो ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है याद रखना, बड़ी आसान सी बात है। सिर्फ पहला पता होना चाहिए कि एस के अंदर कितने हैं, 2, बस। बाकी क्या करें, 4 4 जमा करते जाएं। जैसे एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 जमा करें, कितने बन गए, 6, तो ये पी के अंदर होंगे। फिर 4 जमा कर दें, कितने बन गए, 10, ये डी के अंदर होंगे। तो इनकी तरतीब को याद रखना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे पहले शेल के लिए, पहले सब शेल के लिए इस तरतीब को याद रख लें कि पहले सब शेल एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2। उसके बाद इसमें 4 जमा कर दें तो कितने बन गए, 6, ये पी के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद है। इसमें फिर 4 जमा कर लें, कितने बन गए, 10, ये डी के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद है। इसमें फिर 4 जमा कर लें, कितने बन गए, 14, तो ये एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद है। तो आप देखें अगर तमाम के दरमियान सिर्फ 4 का ही फ़र्क है,
तो सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद को याद रखना कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ पहले सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद याद रखनी है, जो कि कितनी है 2, और बाकी सब के लिए आपने इस 2 के अंदर 4 को जमा करते जाना है, और इस तरह से बाकियों की भी आप तादाद को मालूम कर सकते हैं। अब 2 बातें यहाँ पे होगी, हमें शेल का पता चल गया कौन कौन से हैं, फिर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हुए हम उस शेल के नंबर को जाहिर करेंगे 1 2 3 4 से, K को 1 से, L को 2 से, M को 3 से, N को 4 से। फिर हमने ये कहा हर शेल के अंदर सब शेल्स मौजूद होते हैं, फिर उन सब शेल्स को उन्हीं के हरूफ से ही जाहिर किया जाता है, जैसे S को S से, P को P से, D को D से, F को F से ही जाहिर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हुए भी। फिर हमने कहा कि जहां हमें ये पता है कि शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वहां पर भी ये बात हमें पता होनी चाहिए कि सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। एस के अंदर, पी, डी और एफ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है। अगर हमें ज़्यादा या जितनी हद तक हो सकती है उतनी गुंजाइश का पता हो, तभी हम इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से इस बढ़ते हुए एनर्जी के लिहाज से तरतीब दे सकते हैं, और इस तरतीब को क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का नाम दिया जाता है। इस सारी बात को ना कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो मुख्तलिफ अनासर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के लिए हमें कुछ बुनियादी बातों का इल्म होना चाहिए, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आसानी से कर सकते हैं। हमें क्या कुछ मालूम होनी चाहिए? 3 बातें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी भी एलिमेंट की आसानी से कर सकते हैं। पहले नंबर पर हमें पता होना चाहिए किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ये पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की तादाद अब कैसे पता चलेगी? बड़ी आसान बात है, हमें इलेक्ट्रॉन की तादाद पता चलती है किसी भी एटम के अंदर एटम के एटॉमिक नंबर की मदद से। एटॉमिक नंबर के बारे में आपने पढ़ा था, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर बोला जाता है। अब सवाल ये है कि सर अभी आप बता रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन की तादाद पता होना चाहिए, आप कह रहे हैं एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन की तादाद बताता है। तो असल में किसी न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो एटॉमिक नंबर से ना सिर्फ प्रोटॉन की तादाद पता चलती है, बल्कि इलेक्ट्रॉन की तादाद का भी अंदाज़ा हो जाता है। अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 12 है तो इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी? 12 इलेक्ट्रॉन की तादाद। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ही 6 है। तो पहली बात, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद है, जो कि हम एटम के एटॉमिक नंबर से जान सकते हैं। दूसरे नंबर पर एनर्जी लेवल के लिहाज से मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल्स की तरतीब का पता होना चाहिए। ये हमने अभी सीखी है कि शेल्स और सब शेल्स की तरतीब कैसे निकालते हैं, एक असूल की मदद से, जिसका नाम हमने क्या पढ़ा है? अफबा प्रिंसिपल, जिसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में दाखिल होगा? 1s के अंदर दाखिल होगा, उसके बाद 2s के अंदर दाखिल होगा, उसके बाद 2p के अंदर दाखिल होगा, उसके बाद 3s के अंदर दाखिल होगा, फिर 3p के अंदर, फिर 4s के अंदर, और इस तरह से ये बढ़ते चले जाएंगे मज़ीद आगे। तो ये है मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल्स की उनकी एनर्जी के लिहाज से, बढ़ती हुई एनर्जी के लिहाज से तरतीब। तो ये हमें इस असूल के मुताबिक पता चलेगी। फिर हमें और क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के लिहाज से ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश जो किसी शेल और सब शेल के अंदर रखी जाए। मतलब हमें पता होना चाहिए किस शेल के अंदर या किस सब शेल के अंदर
कितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रखा जा सकता है। ये बातें अगर हमें पता होंगी तभी हम जाकर उस एटम के अंदर उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि ये तीसरी जो बात है, इसको मैं मज़ीद अगर इसकी वजाहत करूँ तो मैंने कहा मुझे सबसे पहले तो पता होनी चाहिए एन की वैल्यू। एन की वैल्यू से मुझे क्या पता चलेगा, किसी भी एटम का शेल पता चल जाएगा। जब शेल पता चल गया तो शेल की मदद से मुझे उस एटम के अंदर क्या पता चल गए, सब शेल पता चल गए। और सब शेल की मदद से मुझे क्या पता चल गए, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का पता चल गया। ये बुनियादी बातें हैं। यानी अगर एन की वैल्यू 1 है तो इससे मुराद के शेल है। अगर के शेल है तो उसमें एक ही सब शेल है जो कि एस है, और मैं जानता हूँ एस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब कि के में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरे नंबर पर एन की वैल्यू 2 है तो एल शेल है। एल के अंदर 2 सब शेल्स हैं, एस भी और पी भी। तो पहले मैं एस के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद लिखता हूँ जिसमें 2 आ सकते हैं, फिर पी के इलेक्ट्रॉन की तादाद बताता हूँ यानी कि 6 आ सकते हैं। तो मुकम्मल तौर पर दोनों मिलाकर इस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैंने एक एक करके दोनों की तादाद भी बता दिया, पहले एस की लिखी है बाद में पी की। इसी तरह से अगर एन की वैल्यू 3 है तो एम शेल, इसमें 3 सब शेल, एस भी, पी भी, डी भी। पहले मैं एक एक के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद बताता हूँ। एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10, जबकि सबकी मिलाकर ये कितनी बनती है, 18, जो कि एम के अंदर है। तो एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन 3 सब शेल में 2, 6, 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। इसी तरह चौथा शेल ये एन शेल। एन शेल के अंदर 4 सब शेल कौन कौन से, एस, पी, डी और एफ। अगर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तरतीब देखी जाए तो पहले एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 और सारे मिलाकर ये कितने बन गए, 32। तो ये 32 इलेक्ट्रॉन जो एन के अंदर आ सकते हैं असल में हर सब शेल के ये 2, 6, 10, 14 मिलाकर बनते हैं। तो अगर मुझे ये टेबल याद हो जाए किसी तरह से तो फिर इस टेबल का इस्तेमाल करते हुए मुझे हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना मेरे लिए आसान होगा। आपने इस टेबल को अच्छी तरह से याद कर लेना है अगर आप चाहते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना सीख जाएं। ये बड़ा अहम सवाल बोर्ड के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है मुख्तसर सवालात के तौर पर कि दिए गए एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके बताएं। तो आपको ये बुनियादी बातें पता होंगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हवाले से, तभी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ना कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके आपको ये बात मज़ीद वाज़ह करता चलूँ। तो कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे करना सीखते हैं। जैसे कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपको ये तरतीब पता होनी चाहिए, आपको ये 3 बातें पता होनी चाहिए। अगर ये 3 बातें पता हैं तो आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ सबसे पहले नंबर पर कि मुझे क्या कुछ पता होना चाहिए। जो भी एलिमेंट दिया हुआ है, पहली बात उस एलिमेंट का अगर सिंबल हमें दिया हो, क्योंकि एलिमेंट को सिंबल की मदद से ही जाहिर किया जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर हमें क्या पता होना चाहिए, असल में सिंबल की मदद से उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक सिंबल पर ही एटॉमिक नंबर या मास नंबर को जाहिर किया जाता है, और फिर उस एटॉमिक नंबर को सामने रखते हुए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। देखते हैं, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, एलिमेंट कौन सा, हाइड्रोजन, इसका सिंबल क्या है, H, एटॉमिक नंबर क्या है, 1।
एक इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर मैंने कहा था पहले नंबर पर किस बात की वजाहत करता है, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद की। एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरे नंबर पर आपने देखना है एनर्जी लेवल की तरतीब को, तो सबसे जो छोटा एनर्जी लेवल है वहां से शुरू करेंगे। तो ये तरतीब आपके सामने बनी हुई है। इसके मुताबिक सबसे छोटा एनर्जी लेवल है 1s। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो जाएगा वो इसी एनर्जी लेवल के अंदर दाखिल होगा 1s के अंदर। अब कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, हमें पता है पहला शेल है जो एक को जाहिर कर रहा है, फिर उसका पहले शेल का सब शेल कौन सा है, s, ये s उस सब शेल को जाहिर कर रहा है। तो शेल नंबर n की वैल्यू 1 यानी कि k शेल, उसमें सब शेल एक ही, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2। तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो क्या मैं इधर 2 लिखूंगा, बिल्कुल नहीं। ये तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश बताई है। तीसरी बात की तरफ आए, तीसरी बात मैंने लिखा था इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के लिहाज से ज़्यादा गुंजाइश। तो ये जो एटॉमिक, ये जो आपके सामने टेबल बना हुआ है, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश बताता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक। एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1। अब इस एटम का एक ही इलेक्ट्रॉन था जिसको मैंने जाहिर कर दिया, तो यही हाइड्रोजन की क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाएगी। एक और मिसाल ले लेते हैं, हीलियम, जिसका सिंबल है He, और अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर देखूं तो इसका एटॉमिक नंबर है 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो सबसे पहले कौन सा एनर्जी लेवल आएगा, एनर्जी की तरतीब के लिहाज से सबसे पहले नंबर पर 1s को लिखा जाएगा। तो 1s लिख लेते हैं हीलियम के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन है तो देखते हैं 1s, s के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, और एटम के अंदर है भी कितने, 2 ही हैं, तो मैं 2 लिख दूंगा। तो ये किसकी कन्फिग्रेशन बन गई, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2। इसी तरह से अगर मैं लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं, जिसका सिंबल है Li, और इसमें इसका एटॉमिक नंबर है 3, जो इस बात को जाहिर करता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे जो सबसे थोड़ी एनर्जी वाला एनर्जी लेवल होगा, जो कि कौन सा है, 1s, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं। लेकिन मुकम्मल कितने थे, टोटल कितने थे, 3, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अभी बच गया है। अब वो कहाँ पे जाएगा, जो इससे बड़ा एनर्जी वाला एनर्जी लेवल होगा, वो कौन सा है, 1s के बाद आने वाला 2s। तो फिर मैं 1s लिखने के बाद क्या लिखूंगा, 2s। अब s है ये भी, लेकिन ये दूसरे शेल का है s, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। लेकिन अब मेरे पास बचे नहीं है 2, मेरे पास बचा सिर्फ कितने हैं, 1। 3 थे टोटल, 2 मैं पहले लिख चुका, पीछे रह गया 1, वो 1 मैं लिखूंगा यहाँ पे। तो ये जो पावर के अंदर, जो ताकत के अंदर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताए हुए हैं, ये हमें बताते हैं कि इन सब शेल्स के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो s में 2 हैं, कौन से, पहले शेल के। फिर s के अंदर 1 है, कौन से, दूसरे शेल के। तो मुकम्मल तौर पर कितने बन गए, 3। तो ये 3, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी किसकी, लिथियम की। अगर मैं बात करूँ इसी तरह से बेरिलियम, जिसका सिंबल क्या है, Be, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 4। और अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो इन तीनों बातों को ज़हन में रखते हुए मैं लिखूंगा 1s, इसमें भी 2, 2s, इसमें भी 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे यहाँ पे। बेरिलियम के बाद अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ बोरोन, जिसका सिंबल है B, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी, 5। तो बोरोन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इन तीनों बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा 1s, 2, 2s, 2, 2p। अब p आ गया, p के अंदर आपने पढ़ा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने पहला नंबर जो 2 लिखा हुआ है ये s के लिए लिखा है, दूसरा जो 6 लिखा है ये p के लिए लिखा है। p के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो क्या हमारे पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बचे, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन थे 5, 4 मैं पहले यहाँ पे लिख चुका हूँ, भर चुका हूँ, पीछे रह गया 1, वो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा 1। पी के अंदर 6 ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन है नहीं, है सिर्फ 1। तो ये बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुकम्मल हुई। उसके बाद अगर मैं लिखूँ कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कार्बन का सिंबल है C, इसके अंदर इसका एटॉमिक नंबर 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। अगर मैं इसकी कन्फिग्रेशन लिखूँ तो आएगी 1s, 2, 2s, 2, 2p, 2। अब p के अंदर 2 आ गए 6 करने के लिए, तो ये इसकी कन्फिग्रेशन बन गई। इसी तरह से कार्बन के बाद अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, जिसका सिंबल है N, और इसका एटॉमिक नंबर 7, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 7 है।
तो 1s2 2s2 2p3। तो ये कन्फिग्रेशन किसकी बनती है? नाइट्रोजन की। ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। पी को तब तक हम भरते रहेंगे जब तक 6 पूरे हो नहीं जाते, फिर उससे आगे तब तक नहीं जाएंगे। जब पी मुकम्मल तौर पर भर जाएगा, फिर पी से जो 2p से आगे वाला 3s, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, जिसका सिंबल क्या है O, इसके एटॉमिक नंबर 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p4। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, जिसका सिंबल है F, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 9। और कैसे लिखा जाएगा? 1s2 2s2 2p5। तो ये 9 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। फ्लोरीन के बाद मिसाल आती है नियॉन, जिसका सिंबल है Ne, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 है। तो अब 10 करने के लिए 1s2 2s2 2p6, ये 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब नियॉन से आगे जब मैं सोडियम की तरफ जाऊंगा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11, तो अब 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक पूरे हो जाएंगे। अब मजीद p लिखने की जरूरत नहीं है, 2p7 लिख के 11 नहीं करेंगे, 2p6 तक ही लिखा जाएगा, क्योंकि p के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। फिर 2p से आगे बढ़ जाएंगे और 11वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा? 3s के अंदर चला जाएगा। और इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को बढ़ाकर इन मुख्तलिफ सब शेल और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को ज़ाहिर करके मुख्तलिफ एलिमेंट्स की क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने सब शेल्स के बारे में पढ़ा, साथ ही आपने शेल्स का नज़रिया भी दोहराया और इनकी मदद से आपने किस तरह से एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जा सकती है उसको बड़ी तफसील से समझा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।